A very warm welcome dear students, and today is our video number 11 on the question bank series. So let us today do a chapter called as oscillations. So oscillations में पहले MCQs है. The very first question is a particle is moving in a circle with a uniform speed. Its motion is, देखो circular motion पीरियोडिक तो होता है राइट, वो भी अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड. So it is a periodic motion. Periodic motion means the motion will repeat itself after fixed intervals of time. और हम जानते हैं कि periodic motion repeat होता है after every time interval of capital T, where capital T is time period. But circular motion is not SHM, because SHM होने के लिए condition है कि the force acting on the particle should be directly proportional to minus x. Minus x मतलब opposite in direction to that of the displacement and it should be directly proportional to x. तो ये SHM नहीं होगा ओके क्योंकि SHM के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए जो UCM में सेटिस्फाई नहीं होता. तो इसलिए इसका आंसर होगा कि मोशन पीरियोडिक तो है बट SHM नहीं है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है. सेकेंड वन, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड A एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो हमको Vmax अपॉन Amax ढूंढना है राइट. तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सम है. Vmax का फॉर्मूला होता है A ओमेगा और Amax का फॉर्मूला होता है A ओमेगा स्क्वायर. तो Vmax अपॉन Amax होगा A ओमेगा अपॉन A ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 1 बाय ओमेगा. सो सेकेंड MCQ काफ़ी ईजी था. थर्ड वन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट इट्स मीन पोजिशन इज. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है, जीरो. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट द मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन का आंसर जीरो आएगा राइट. सो एट द मीन पोजीशन x इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन अ सेकेंड्स पेंडुलम मास ऑफ द बॉब इज 50 kg. इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 100 kg मास देन इट्स टाइम पीरियड विल बी. नाउ सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड ओके, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी. पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी, और इस फॉर्मूला में कहीं भी मास का टर्म नहीं है राइट. इसका मतलब टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब. मतलब मास ऑफ द बॉब 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, कितना भी हो, दैट इट डजेंट मैटर, द टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम. मतलब टाइम पीरियड पहले 2 सेकेंड्स था, अब भी 2 सेकेंड्स होगा क्योंकि वो सेकेंड्स पेंडुलम है राइट. तो आंसर 2 सेकेंड्स. देन फिफ्थ, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमको Vmax दिया हुआ है and maximum acceleration is 31.4, that is Amax is also given. ठीक है, Amax भी दिया हुआ है और कैपिटल T पूछा हुआ है. कैपिटल T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो देख लेते हैं, हमको Vmax का फॉर्मूला पता है A ओमेगा और Amax का भी फॉर्मूला पता है A ओमेगा स्क्वायर. तो लेट अस सॉल्व. Amax इज A ओमेगा स्क्वायर और Vmax इज इक्वल टू A ओमेगा. अगर हम डिवाइड करेंगे Amax अपॉन Vmax या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो Amax अपॉन Vmax विल बी ओमेगा राइट. Amax अपॉन Vmax विल बी ओमेगा, और मैं Amax जानता हूँ, Vmax जानता हूँ, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय कैपिटल T. तो सॉल्व कर लेते हैं. तो कैपिटल T निकल आएगा. कैपिटल T का आंसर आता है 2 सेकेंड्स करेक्ट. नाउ व्हेन द सिक्स्थ सम, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM इज हाफ इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब बोला हुआ है क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू A बाई 2, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 3 जूल्स, द टोटल एनर्जी इज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और टोटल एनर्जी पूछा हुआ है. नाउ द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ k x स्क्वायर और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ k a स्क्वायर. सो आई विल राइट ऑन द फॉर्मूला. ये तो डेटा था. पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k x स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी इज हाफ k a स्क्वायर. अगर मैं इनका रेशो ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल दैट इज टोटल एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से डिवाइड कर लूँ तो आंसर आएगा A स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर या A बाय एक्स द होल स्क्वायर राइट. तो A बाय एक्स द होल स्क्वायर, और A बाय एक्स क्या है, देखो x अगर A बाय 2 है तो A बाय एक्स क्या होगा, A बाय एक्स होगा 2. A बाय एक्स विल बी इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर होगा 4. तो टोटल एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज 4, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई टोटल एनर्जी इज 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इससे मुझे आंसर आया 12 जूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन. 2 SHMs have zero phase difference. तो वी आर गिवन दैट phi इज इक्वल टू 0 डिग्री. एम्पलीट्यूड्स दोनों की इक्वल है, मतलब A1
इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। कैलकुलेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, पहले मैं डेटा लिख देता हूँ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट फॉर्मूला है R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस, राइट। अब A1 को भी A लिखेंगे, A2 को भी A लिखेंगे और फाई तो ज़ीरो है, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा 2A। कुछ बच्चे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर, सब जानते हैं कि अगर फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है, ये कुछ स्पेशल केसेस है जो हर बच्चे को याद रखना है कि अगर फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा तो एम्पलीट्यूड्स ऐड होंगे, और अगर 180 होगा तो एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे, और अगर 90 होगा तो रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपल पेंडुलम मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन 1/4 सेकेंड। एक एंड से दूसरी एंड की तरफ इन 1/4 सेकेंड। तो ये होगा क्या, ये होगा हाफ ऑसिलेशन। देखो, वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस इस जगह पे आना चाहिए। अब ये क्या बोला हुआ है कि वन एंड टू अदर एंड, राइट ना, तो वो हाफ ऑफ द ऑसिलेशन होगा। ये जो टाइम दिया है ये टाइम है T/2। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक पेंडुलम है फॉर एग्जांपल, ओके। हमको कौन सा टाइम दिया हुआ है, देखो हमको टाइम दिया हुआ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो भी टाइम लगे, और ये टाइम होगा T/2, टोटल टाइम का, टाइम पीरियड का हाफ। क्योंकि कैपिटल T मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक गया, ओके, और फिर रिटर्न आया फॉर एग्जांपल, तो ये जो टाइम होगा उसको कैपिटल T बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के टाइम को, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम तक के टाइम को हम T/2 बोलेंगे, राइट। तो T/2 दिया हुआ है 1/4 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी पूछा है। T/2 1/4 है तो T हाफ होगा, करेक्ट। और फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो फ्रीक्वेंसी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल T, तो फ्रीक्वेंसी होगा 2 हर्ट्ज। नेक्स्ट, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ 2 सेंटीमीटर। एट द एक्सट्रीम पोजिशन द फोर्स इज 4 न्यूटन। एक्सट्रीम पे फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन है। What is the force at a point midway between mean and extreme? What is the meaning of midway between mean and extreme? Midway between mean and extreme मतलब displacement होगा half of the amplitude A/2। ठीक है, तो देखते हैं how we can solve। तो extreme पे force दिया हुआ है और A/2 पे पूछा हुआ है, तो let us start। तो ये कुछ डायग्राम है, ओके। दिस इज द mean position। अब एक्सट्रीम पे फोर्स दिया हुआ है, देखो एक्सट्रीम पे फोर्स का वैल्यू कितना, फोर्स का वैल्यू होगा F इक्वल टू के। एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू -kx, और x का वैल्यू एक्सट्रीम पे होता है A। तो एक्सट्रीम पे फोर्स होगा -k, लेकिन मैं k लिख रहा हूँ, राइट। वाई आई एम राइटिंग k, बिकॉज मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करके चल रहा हूँ। आप माइनस भी लिखोगे तो डज नॉट मेक अ डिफरेंस, यू नो, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। सो एट F इज इक्वल टू kx इन मैग्नीट्यूड, और एक्सट्रीम पे फोर्स 4 न्यूटन दिया है, और एक्सट्रीम पे x कितना होता है, x का वैल्यू होता है a। तो 4 अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं, f का वैल्यू 4 और x का वैल्यू a, तो 4 इज इक्वल टू k, ये मुझे पता चल गया। अब मुझे फोर्स पूछा कहाँ पे है, x इक्वल टू A/2 पे, तो x इक्वल टू A/2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये आंसर आएगा। एट x इक्वल टू A/2 फोर्स विल बी kx की जगह k/2 हो जाएगा। अब ये k का वैल्यू मैं जानता हूँ, व्हाट इज k, आई नो दैट k इज इक्वल टू 4, तो 4/2 आंसर विल बी 2 न्यूटन, राइट। सो 2 न्यूटन इज द फाइनल आंसर। थर्ड, अ सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ स्पेस क्राफ्ट, व्हाट विल बी इट्स पीरियोडिक टाइम। देखो स्पेस क्राफ्ट में क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 0, दैट इज वाई वी हैव अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस इन द स्पेस क्राफ्ट। तो एक चीज़ तो पक्का है कि स्पेस क्राफ्ट में वेटलेसनेस होता है या g इफेक्टिव 0 होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π रूट ऑफ L/g इफेक्टिव, ओके, 2π रूट ऑफ L/g इफेक्टिव। और हमारे केस में g इफेक्टिव 0 है, तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो टाइम पीरियड का आंसर आएगा इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी इज द फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट, सो लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। तो इसका मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया है, आप पढ़ लेना। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम, हम सब जानते हैं ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हो, राइट। स्टेट द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट। F इज इक्वल टू 1/2π रूट ऑफ k/m, दिस इज द फॉर्मूला।
एफ इज इक्वल टू 1/2π√k/m। k मतलब फोर्स कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम और f मतलब फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज द फेज ऑफ π/2 इंडिकेट इन लीनियर एसएचएम। मतलब ये देखो यहाँ फेज के जगह पे एक्चुअली इनको लिखना चाहिए था इनिशियल फेज, ये थोड़ा गलत हो गया बुक में। व्हाट डज द इनिशियल फेज ऑफ π/2 इंडिकेट, ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन। देखो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इनिशियल फेज मतलब t को 0 डालेंगे, ओके t को 0 डालेंगे और फेज कितना दिया है, इनिशियल फेज π/2 दिया है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे डेल्टा का वैल्यू है π/2, डेल्टा मतलब इनिशियल फेज, तो t इक्वल टू 0 पे डेल्टा का वैल्यू है π/2। एट t इक्वल टू 0 डेल्टा इज इक्वल टू π/2। इसमें सब्सटीट्यूट करने पे आंसर आएगा x इक्वल टू a, x इक्वल टू a बिकॉज साइन π/2 तो 1 होता है, तो x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a मतलब क्या हुआ, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल कहाँ पे था, x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, राइट, दैट इज द मीनिंग। तो आपको आंसर लिखना है कि फेज π/2 मतलब द पार्टिकल विल बी एट t इक्वल टू 0 और स्टार्टिंग में पार्टिकल विल बी एट द एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने डायग्राम में दिखा दिया कि पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पे होगा, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। तो ये हमको a दिया हुआ है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब हमको x नहीं दिया हुआ है, x ढूंढना पड़ेगा। उन लोगों ने पूछा है कि ऐसे जगह पे स्पीड निकालो जहाँ पे एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले डेटा लिख लेते हैं। अब दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है a ओमेगा स्क्वायर और एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन करेक्ट है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है a ओमेगा स्क्वायर और एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट इज ओमेगा स्क्वायर x। मतलब a को मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर x और a मैक्स को मैं लिखूंगा a ओमेगा स्क्वायर। तो लेट मी सब्सटीट्यूट, तो इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर x लिख दिया और इसको a ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, तो x का वैल्यू आएगा a/2, तो मैंने x निकाल लिया, राइट। अब इस जगह पे मुझे वेलोसिटी पूछी हुई है और वेलोसिटी की एसएचएम में क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी की फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो इफ़ आई यूज़ दैट फॉर्मूला ओमेगा रूट ऑफ, देखो मैं x जानता हूँ, x इज़ a/2, तो मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ x की वैल्यू और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 विल बी इक्वल टू a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 और ये ओमेगा को मैंने 2π/t लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये फाइनली आएगा √3/2πa, √3/2πa और a का वैल्यू हमको दिया हुआ था 5 × 10⁻², राइट। तो सब्सटीट्यूट कर लो और देखते हैं क्या आंसर आता है। सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट यू विल गेट द आंसर the same as it is given in the question bank, right। next question की तरफ चलते हैं। second, the acceleration due to gravity on the surface of the moon, मतलब g moon दिया हुआ है। what is the time period of a pendulum on the surface of the moon if its time period on the surface of the earth is 3.5 seconds। that means we know the time period on the surface of the earth and we have to calculate the time period on the surface of the moon, tm निकालना है मुझे, राइट। तो मैं डेटा लिख देता हूँ और g ऑन द अर्थ दिया हुआ है, g ऑन द अर्थ इज़ 9.8। मतलब मून पे g पता है और अर्थ पे g पता है और टाइम पीरियड अर्थ पे पता है और टाइम पीरियड मून पे ढूंढना है, ठीक है। तो डेटा लिख लेते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला t इक्वल टू 2π√L/g। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो L तो कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g। और अगर टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ t मून अपॉन t अर्थ विल बी रूट ऑफ g अर्थ अपॉन g मून। t मून अपॉन t अर्थ विल बी इक्वल टू रूट ऑफ g अर्थ अपॉन g मून। थोड़े से टर्म्स को रीअरेंज कर दिए तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और हम t अर्थ भी जानते हैं, g अर्थ भी जानते हैं और g मून भी जानते हैं। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड यू शुड गेट द आंसर। सो द आंसर इज 8.403 सेकेंड्स, करेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, तो m दिया हुआ है, टोटल एनर्जी इज 40 जूल्स, राइट। फाइंड द स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। सेंटर ऑफ द पाथ मतलब मीन
पोजीशन बोलते हैं हम उसको, और मीन पोजीशन पे हम सब जानते हैं कि स्पीड होता है मैक्सिमम। तो ले दे के हमको क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड पूछा हुआ है, राइट। तो डेटा लिख लेते हैं। ओके, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। द टोटल एनर्जी इज गिवन एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और इसमें अगर आप ध्यान से सोचो तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स इज नथिंग बट ए ओमेगा, वी मैक्स इज नथिंग बट ए ओमेगा। इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड एज वी मैक्स द होल स्क्वायर, क्योंकि वी मैक्स का फॉर्मूला है ए ओमेगा। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वी मैक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी मैक्स स्क्वायर, और वी मैक्स आ जाएगा रूट ऑफ, थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। टोटल एनर्जी वी नो द मास ऑल्सो, जस्ट सब्सटीट्यूट एंड यू शुड गेट द आंसर। सो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर 6.324 मीटर पर सेकेंड आएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर एसएचएम। इसमें आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। देखो आपको ये सारे लिखने हैं, आप पढ़ लेना इसको। डिफाइन लीनियर एसएचएम, इसमें आपको लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन लिखनी है। तो ये डेफिनेशन है लीनियर एसएचएम की। स्टेट एनी 2 लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब आपको ये सारे लॉज है सिंपल पेंडुलम के। दिस इज कॉल्ड एज, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ, सेकेंड वाले पॉइंट को बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, थर्ड वाले पॉइंट को बोलते हैं लॉ ऑफ मास, और लास्ट वाले पॉइंट को बोलते हैं लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म, CHRONISM, आइसोक्रोनिज्म, राइट, याद रखना आप। तो कोई भी 2 लॉ आपको लिखने हैं, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मास और लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म। ये 4 में से कोई भी 2 लॉज लिख देना एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 20%। मतलब जो नया टाइम पीरियड है, ओके, वो ओरिजिनल टाइम पीरियड प्लस 20% ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड, राइट। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, या टी डैश लिख लो, T2 लिख लो, आपकी मर्जी। मैंने शायद टी डैश लिखा है। व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 44, मतलब उसका नया लेंथ क्या हो जाएगा, उसका नया लेंथ होगा L डैश या L1 जो भी लिखना है, या नया लेंथ L2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस 44, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाय 20% एंड लेंथ इज इंक्रीज बाय 44। व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ, मतलब L1 पूछा हुआ है या L पूछा हुआ है, आपकी मर्जी, आप जैसा लिखना है लिख सकते हो। मैंने टी डैश और टी लिखा है और L डैश और L लिखा है, मतलब नए टाइम पीरियड को टी डैश लिखा है, नए लेंथ को L डैश लिखा है, पुराने वाले टाइम पीरियड को स्मॉल कैपिटल टी लिखा है, और पुराने वाले लेंथ को कैपिटल L लिखा है। तो ये डेटा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है पेंडुलम के लिए, 2 पाई रूट ऑफ L/G। तो इस बार देखो G सेम है, तो आई कैन राइट T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L, और आई कैन राइट T डैश अपॉन T विल बी रूट ऑफ L डैश अपॉन L। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L, तो T डैश अपॉन T विल बी रूट ऑफ L डैश अपॉन L। तो अब सबको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। T डैश 1.2T है, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। और याद रखना सब कुछ CGS में है, 44 सेंटीमीटर CGS में, हम भी CGS में रखेंगे सब कुछ। तो अगर हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फाइनली लेंथ का आंसर आता है 100 सेंटीमीटर, या आप 1 मीटर भी लिख सकते हो एज यू विश। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सेकेंड वन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, अगले पेज पे करते हैं। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हैज वेलोसिटीज 8 and 6 when the displacements are 3 and 4, ठीक है। कैलकुलेट एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। देखो पार्टिकल तो वही है, अ पार्टिकल मतलब सेम पार्टिकल है, तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड तो कांस्टेंट होंगे, या ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, बट अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, अलग अलग लोकेशन पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा एक लाइन बना दूँ, ये मीन पोजीशन है समझ लो, तो इस पॉइंट x1 पे वेलोसिटी v1 है, और इस पॉइंट x2 पे वेलोसिटी v2 है। डिस्प्लेसमेंट x1 पे v1 और x2 पे v2, और वेलोसिटी का मैं डेटा लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो v1 को और v2 को इसी तरह लिख देते हैं। ओमेगा और a सेम होगा बिकॉज सेम पार्टिकल है, अ पार्टिकल, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ओमेगा का टर्म कैंसिल हो जाएगा,
अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो ओमेगा के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और 8/6 हो जाएगा 4/3। अब मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो मुझे ए मिल जाएगा, तो स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए का आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। और अब मैं इस ए के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। इफ़ आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो ओमेगा मिलेगा और ओमेगा से हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये ओमेगा आ गया 2, और ओमेगा को लिखा जा सकता है 2π/T, तो T मिल गया 3.14 सेकेंड। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? आगे, अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड्स, तो ये कैपिटल T दिया है, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, दैट इज ए। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब ये सम आपको संभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, कुछ बच्चे ये 1 सेंटीमीटर पढ़ के सीधा x लिख देंगे इसको, ये x नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो मीन पोजीशन से नहीं दिया हुआ है, वो एक्सट्रीम से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में संभालना चाहिए, राइट? सो आई विल राइट ऑन द डेटा एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर दिया है वो कहाँ से दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से दिया हुआ है, बट x क्या होता है, x इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ये मीन पोजीशन से जो मेजर करते हैं डिस्टेंस उसको x बोलते हैं। तो अगर ये 1 है तो और एम्पलीट्यूड 4 है तो डेफिनेटली x 3 होगा, तो आपको x को 3 लेना है। तो सिर्फ ऐसा एक ही सम है जिसमें आपको संभालना है, बाकी सब तो सब्सटीट्यूशन वाले प्रॉब्लम से। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व इट। नाउ व्हाट वी वांट इज टाइम टेकन, राइट? हम जानते हैं कि एक्स, देखो पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो एक्चुअल इक्वेशन तो सब जानते ही है, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यही है ना इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। बट डेल्टा हो जाएगा π/2, और अगर साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, याद रखना। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, दैट इज इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम, आप डायरेक्टली लिख सकते हो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। x 3 है, a 5 है, a 4 है, तो सॉल्व कर लेते हैं। और ओमेगा को मैं लिखूंगा 2π/T, तो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देखो, x को 3 लिख दिया, a को 4 लिख दिया, ओमेगा को 2π/T। तो ये प्रॉब्लम में दो जगह बच्चा गड़बड़ कर सकता है। पहला, फर्स्ट कि आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो आपको x को 3 लेना है। सेकेंड, ये भी याद रखना है कि इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स द मोशन फ्रॉम द एक्सट्रीम, तो आपको इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ठीक है, आगे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये 4 को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, और 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.7500। अब मुझे कॉस इन्वर्स निकालना पड़ेगा, 2π/T इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ दिस। आप लॉग बुक से कॉस इन्वर्स निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 41 डिग्रीज 24 मिनट्स। अब देखो, एक प्रॉब्लम है, ये जो आंसर है आपका ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, तो ऐसा नहीं चलेगा, या तो दोनों डिग्री होना चाहिए या तो दोनों रेडियन होना चाहिए। तो आई विल टेल यू हाउ डू यू हैंडल इट। सी, I will convert this pi radian into degrees. So if I convert this pi radians into degrees, it will become 180 degrees. और ये मिनट्स को क्या करेंगे, we will divide by 60. तो 24/60 I think will be 0.4. तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो ये 41.4 डिग्री हो गया, और ये पाई को मैंने 180 डिग्रीज लिख लिया। अब तो ये काफ़ी इजी कैलकुलेशन हो गया। इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर एज 0.46 seconds. This is the final answer. नेक्स्ट फोर्थ वन आप डायरेक्ट बुक में देख लेना, आर्टिकल 5.10 ऑन पेज 119 एंड 120, और आपको सिर्फ इक्वेशन 5.19 तक लिखना है, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में खाली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है, तो आप फेज वेज निकालने को मत जाना, जितना पूछा है उतना ही आंसर लिखना। मतलब आप इस इक्वेशन पे ख़त्म कर दोगे, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। ठीक है, अगर आप ऑसिलेशन चैप्टर की प्लेलिस्ट देखो तो मैंने उसमें ये डेरिवेशन पढ़ाया हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। नेक्स्ट, डिफाइन एंगुलर एसएचएम एंड ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको ये आंसर लिखना होगा, आर्टिकल 5.13 ऑन पेज 125।
और ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए आपको आर्टिकल 5.1 13.1 ऑन पेज 125 एंड 126, ठीक है। तो आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, ना आपको टारगेट लेने की ज़रूरत है, ना आपको डाइजेस्ट लेने की ज़रूरत है। आपके गवर्नमेंट बुक में सारे आंसर्स हैं, आप एक ही बुक पढ़िए, गवर्नमेंट बुक, ओके, एटलीस्ट फॉर क्वेश्चन बैंक। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपको डायरेक्ट मिलेगा, ओके। आर्टिकल 5.5 ऑन पेज 112 एंड 113, राइट टिल इक्वेशन 5.12 ओनली, जैसा बोला हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही करना है, राइट। 5.12 तक लिखना है तो उतना ही लिखना है। सेकेंड वन, डिफाइन आइडियल सिंपल पेंडुलम, तो ये उसका डेफिनेशन है। और एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड के लिए आपको ड्रॉ फिगर 5.10 और उसके नीचे से लिखना शुरू करना है, राइट। दैट राइट एवरीथिंग फ्रॉम बिलो द फिगर टिल इक्वेशन 5.28। deduce the expression for kinetic energy, potential energy, total energy, state the factors on which it depends, तो ये आपको लिखना है आर्टिकल 5.11 ऑन पेज 120 एंड 121, स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ, ओके, मतलब पेज 120 पे सेकेंड पैराग्राफ से शुरू करना है एंड राइट टिल, ये आर्टिकल 5.11 में सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है और इस इक्वेशन तक लिखना है। तो टोटल एनर्जी किस पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, तो ये उसका आंसर है यहाँ तक, राइट। सो इस तरह से ऑसिलेशंस खत्म हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।